नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है अरस्तू का राज्य सिद्धांत। ये टॉपिक भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हैं या फिर बीए में आपका एमए सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं अरस्तू का राज्य सिद्धांत। अरस्तू ने राज्य के संबंध में अपने विचारों का प्रतिपादन क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से किया है। उसके विचार आज भी प्रामाणिक और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अरस्तू जी ने जो राज्य के संबंध में अपने विचार दिए हैं वो विचार आज भी प्रामाणिक और बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अरस्तू जी का विचार है कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तू जी कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जिसका अंतिम लक्ष्य राज्य में रहकर अपना जीवन बिताना है। और इस मनुष्य मतलब कि जो राजनीतिक प्राणी है उसका लक्ष्य राज्य में रह करके अपना जीवन बिताना है। उसके लिए मनुष्य प्रकृति और स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। और यहाँ पर वो आगे कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। यहाँ पर राजनीतिक प्राणी उन्होंने पहले कह दिया था और यहाँ पर सामाजिक प्राणी भी कह रहे हैं। तथा जो समाज में नहीं रहता या इसकी आवश्यकता नहीं समझता वह या तो पशु है या देवता है। तो यहाँ पर अरस्तू जी यह कह रहे हैं कि जो समाज में नहीं रहता या उस समाज की आवश्यकता को नहीं समझता वह या तो पशु है या देवता। वहाँ पर वो ये संज्ञा दे रहे हैं। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तू जी राज्य को एक प्राकृतिक संस्था कर रहे हैं जो मनुष्य की जरूरत और व्यवहार के कारण अस्तित्व में आई है। तो राज्य अस्तित्व में क्यों आई है? यहाँ पर अरस्तू जी कह रहे हैं कि यह मनुष्य की जरूरत और व्यवहार के कारण अस्तित्व में आई है। इसका विकास परिवार से होता है तथा इसका उद्देश्य मानव को पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो जो राज्य है इसका विकास परिवार से होता है। कई परिवार मिलकर के ग्राम बनाते हैं, फिर कई ग्राम मिलकर के राज्य बनाते हैं तथा राज्य का उद्देश्य मानव को पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। राज्य की परिभाषा देते हुए अरस्तू जी कहते हैं, राज्य परिवार तथा ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं उत्तम जीवन की प्राप्ति है। देखिए यहाँ पर कहा ना कि राज्य परिवार तथा ग्रामों का समूह है और इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं उत्तम जीवन की प्राप्ति है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के विषय में आरंभ में अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट विचारक के इस विचार का खंडन करते हैं कि राज्य का जन्म मनुष्यों के समझौते से हुआ। तो जैसे कि प्लेटो जी भी सोफिस्ट के विचार का खंडन करते थे, यहाँ पर अरस्तु जी भी खंडन कर रहे हैं कि राज्य का जन्म मनुष्य के समझौते से हुआ है। यह विचारधारा राज्य को कृत्रिम संस्था बना देती है, जबकि अरस्तु जी राज्य को एक प्राकृतिक संस्था कर रहे हैं। इसलिए अरस्तु जी उसका विरोध कर रहे हैं। अरस्तु प्रतिपादित करता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु जी राज्य को एक प्राकृतिक संस्था कहते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव और आवश्यकताओं के कारण एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य है वह अपनी स्वभाव और जरूरतों के कारण एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। यह स्वभाव और आवश्यकता ही राज्य के जन्म का मूल आधार है और यही जरूरत और स्वभाव ही राज्य के जन्म का मूल आधार है। राज्य की उत्पत्ति मानव स्वभाव के संतुष्टि तथा जरूरतों की पूर्ति के लिए होती है। तो जो राज्य की उत्पत्ति है वो मानव के संतुष्टि तथा जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। जीवन की विविध अवधारणाएं अकेले व्यक्ति द्वारा पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए दूसरे लोगों का सहयोग अनिवार्य है। तो जो जीवन की ज़रूरतें हैं वो अकेले कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। आपसी सहयोग के द्वारा ही ये पूरा किया जा सकता है। इस सहयोग की प्राप्ति के लिए मनुष्य केवल संस्थाओं की संरचना करता है और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य संस्थाओं की रचना करता है। राज्य इन्हीं संस्थाओं में से एक है और राज्य भी इन्हीं संस्थाओं में से एक है। राज्य अन्य संस्थाओं की अपेक्षा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। तो राज्य जो है सभी संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली बताया अरस्तू जी ने यहाँ पर, क्योंकि जहाँ अन्य संस्थाएं व्यक्ति की केवल एक या कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, राज्य उसके संपूर्ण जीवन को आच्छादित करता है। तो अरस्तू जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य संस्थाएं व्यक्ति की किसी एक आवश्यकता को पूरा करती हैं, जबकि जो राज्य है वह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को आच्छादित करता है या फिर उनके संपूर्ण जीवन की जरूरतों को पूरा करता है तथा उसे आदर्श बनाने का कार्य करता है। तथा जो राज्य है वो मनुष्य को एक आदर्श जीवन प्रदान करता है। अरस्तु कहता है, राज्य जीवन के लिए उत्पन्न हुआ है।
अरस्तु जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राज्य उत्पन्न हुआ है वो जीवन के लिए हुआ है तथा वह उसी के लिए अस्तित्व में बना हुआ है और राज्य मानव जीवन के लिए ही अपना अस्तित्व बनाए हुए है। मानवीय प्रवृत्तियों की तुष्टि, आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामान्य हित की आकांक्षा के कारण राज्य प्राकृतिक रूप में विकसित हुआ। अरस्तु मानता है कि जीवन धारणा के लिए भोजन व्यवस्था आवश्यक है तथा इसके लिए मालिक व दास में संबंध स्थापित होता है। तो यहाँ पर अरस्तु जी कह रहे हैं कि अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन व्यवस्था आवश्यक है, मतलब कि जीवन के लिए भोजन जरूरी है और भोजन के लिए मालिक व दास में परस्पर संबंध स्थापित होता है। इसी प्रकार वंश बढ़ाने के लिए पति पत्नी में संबंध होता है। इससे राज्य के विकास क्रम की प्रथम संस्था परिवार का जन्म होता है और इन्हीं सब से मिलकर के जो प्रथम संस्था है वो परिवार का निर्माण होता है। पहले घर, फिर पत्नी, फिर दास, फिर बैल और हल, यहीं से राज्य का विकास शुरू हो जाता है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के जो राज्य का निर्माण शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब मिलकर परिवार में संयुक्त रहते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि सब लोग मिल करके रहते हैं, लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतने से ही संतुष्ट नहीं होता। जाहिर सी बात है कि मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ती ही रहती हैं। वह अपनी कुछ अन्य सांस्कृतिक तथा उच्चतर आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। इसके लिए विभिन्न परिवार ग्राम के रूप में संगठित हो जाते हैं। तो अन्य बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कई परिवार हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो एक ग्राम का निर्माण होता है। व्यक्ति सुरक्षा के लिए आपस में सहयोग करते हैं और परिवार का मुखिया या वृद्ध पुरुष इस विशाल संगठित परिवार या ग्राम का शासक बन जाता है। तो व्यक्ति जो है वो सुरक्षा के लिए आपस में सहयोग करते हैं और परिवार या ग्राम मुखिया या वृद्ध पुरुष इस विशाल संगठित परिवार या ग्राम का शासक बन जाता है। तो यहाँ पर अरस्तु जी कहते हैं कि जो वृद्ध पुरुष होता है वो एक ग्राम का शासक बन जाता है। परंतु मनुष्य अपने जीवन के पूर्ण विकास के लिए इतने से भी संतुष्ट नहीं होता। तब अनेक ग्राम मिलकर राज्य के रूप में संगठित होते हैं। अब यहाँ पर राज्य का निर्माण हो रहा है। देखिए, कई ग्रामों के मिलने से राज्य एक पूर्ण समुदाय है जो प्राकृतिक है। इसका ध्येय मानव की उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो जो राज्य का ध्येय है वो मानव की जो उच्चतम आवश्यकताएं हैं, जो बड़ी ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति करना है। राज्य परिवार और ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर तथा उत्तम जीवन की प्राप्ति है। तो जो राज्य है वो परिवार और ग्रामों का समूह है और इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर और उत्तम जीवन की प्राप्ति करना है। और जो दूसरा पॉइंट है राज्य की प्रकृति। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु जी पहले से ही राज्य को एक प्राकृतिक संस्था कर रहे हैं। यह परिवार और ग्राम की तरह स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। यह मानव प्रकृति का ही विकसित रूप है। अरस्तु जी राज्य को मानव प्रकृति का विकसित रूप कर रहे हैं तथा इसमें स्वदेश परिवर्तन होता रहता है और इसमें भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अरस्तु इसे सिद्ध करने के लिए राज्य की तुलना पौधे से करते हैं। जो बीज अंकुर और विकास के बाद वृक्ष बनता है, इसी प्रकार राज्य परिवार तथा ग्राम के विकास का परिणाम है। तो यहाँ पर अरस्तु जी कह रहे हैं कि जो बीज है वो अंकुर और विकास के बाद वृक्ष बनता है, उसी प्रकार से जो राज्य है वह परिवार और ग्राम तथा ग्रामों के मिलने से बना है। व्यक्ति स्वभाव और आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है और यही सामाजिकता राज्य को प्राकृतिक संस्था बनाती है। तो जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसकी ये सामाजिकता ही राज्य को एक प्राकृतिक संस्था बनाती है। राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है तथा व्यक्ति और अन्य समुदाय इसके अंग मात्र हैं। यहाँ पर अरस्तु जी राज्य को एक सर्वोच्च समुदाय कर रहे हैं और जो व्यक्ति है और अन्य समुदाय है इसके अंग बता रहे हैं उनको। अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अरस्तु जी राज्य को व्यक्ति से पूर्व बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि राज्य मानवकृत समुदाय नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक समुदाय है। व्यक्ति, परिवार तथा गांव सब उसके अंग हैं। जो व्यक्ति, परिवार और गांव है ये सब राज्य के एक अंग हैं। राज्य संपूर्ण है, उसके ही अंदर सब है। संपूर्ण से अलग अंग का महत्व नहीं होता, पूर्व अंग की अनुभूति नहीं होती और संपूर्ण महत्व क्रम में अंगों से पहले आता है। इसलिए अरस्तु राज्य को व्यक्ति से पूर्व ही मानता है। तो अरस्तु जी का कहना है कि जैसे शरीर में कोई अंग अलग हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो इसी प्रकार से यदि राज्य से मानव अलग हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसीलिए अरस्तु जी राज्य को
सबसे पूर्व मानते हैं। सही अर्थों में राज्य व्यक्ति से ही बल्कि परिवार और ग्राम से भी पूर्व है। और यहाँ पर अरस्तु जी राज्य को व्यक्ति और परिवार और ग्राम से भी पूर्व कर रहे हैं। राज्य मानवीय संबंधों के प्राकृतिक विकास की अंतिम मंजिल है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। राज्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। इससे अलग रहकर के व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति राज्य से अलग होता है तो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आत्मनिर्भरता राज्य द्वारा ही संभव है। राज्य से अलग आत्मनिर्भरता का दावा करने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु है। तो यहाँ पर अरस्तु जी कह रहे हैं कि यदि अगर कोई व्यक्ति राज्य से अलग रहकर भी आत्मनिर्भर रहने का दावा करता है तो या तो देवता है या पशु है। क्योंकि या देवता है तो या तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पशु है तो भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राज्य में रहकर ही मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर पाता है। राज्य जीवन के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए बना हुआ है, क्योंकि सामान्य जीवन तो सब जीते हैं। अरस्तु की राज्य की धारणा में राज्य का सावयव रूप झलकता है। वह राज्य को सावयव की तरह मानते हैं क्योंकि इसका विकास, स्वरूप तथा संबंध सावयव की तरह होता है। जिस प्रकार कोई अंग शरीर से अलग नहीं रह सकता, इसी प्रकार व्यक्ति राज्य से पृथक नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये बात पहले बताई कि जिस प्रकार कोई अंग शरीर से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार व्यक्ति का भी राज्य से अलग नहीं रह सकते हैं। वह सावयव से तुलना करके विविधता में एकता का प्रतिपादन करता है। और जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है उसे देख लेते हैं। राज्य का उद्देश्य। अरस्तु मानता है कि राज्य का ध्येय उत्तम तथा श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है। तो अरस्तु जी बार बार अपनी बात को कर रहे हैं कि जो राज्य का मुख्य ध्येय है वो एक श्रेष्ठ और उत्तम जीवन की प्राप्ति करना है। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को राज्य में विलीन नहीं करता बल्कि वैयक्तिकता का प्रतिपादन करता है। उसकी धारणा है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। तो अरस्तु जी कहते हैं कि जो राज्य है वो मानव के लिए है, न कि मानव राज्य के लिए, क्योंकि राज्य का निर्माण ही मानव के लिए हुआ है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना करता है, राज्य उनमें सर्वोच्च है। तो जो व्यक्ति हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करते हैं, तो राज्य उन सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। राज्य सर्वोच्च संस्था है, इसलिए इसका ध्येय भी मनुष्य के सर्वोच्च हितों का प्रतिपादन करना है। तो जिस प्रकार राज्य को सर्वोच्च कहा जा रहा है, तो उसी प्रकार राज्य का भी ये ध्येय होगा कि वह भी मनुष्य के सर्वोच्च हितों का प्रतिपादन करे। अरस्तु के लिए राज्य एक पुलिस संस्था नहीं है जो केवल शांति तथा सुरक्षा के नकारात्मक कार्य करे। राज्य सकारात्मक अच्छाई है जिसका ध्येय उन परिस्थितियों को पैदा करना है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वोत्तम जीवन व्यतीत कर सके। तो यहाँ पर अरस्तु जी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई कहते हैं जिसका ध्येय ऐसी परिस्थिति को बनाना है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वोत्तम जीवन बिता सके। अरस्तु के शब्दों में राज्य व्यक्ति के सद्गुणों का युक्त जीवन प्रदान करने में भागीदार है। तो अरस्तु जी के हिसाब से राज्य व्यक्ति के सद्गुणों से युक्त जीवन को प्रदान करने में भागीदार है। सद्गुण युक्त जीवन के लिए भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी ज्ञान की तुष्टि आवश्यक है। यह कार्य राज्य का है। अरस्तु के लिए राज्य उत्तम तथा सद्गुण युक्त जीवन के लिए बना है। राज्य का ध्येय पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो राज्य का जो ध्येय है वह पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। तो अरस्तु जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राज्य और व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों का ध्येय सुखी, उत्तम, सद्गुण युक्त, पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य का ध्येय व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को संभव बनाता है तथा उसमें मानवीय सद्गुणों का सृजन करता है। यह पोषण जीवन के लिए उत्तम है। समस्त समुदायों का लक्ष्य कुछ न कुछ जन कल्याण का कार्य करना है। राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है, इसलिए इसका लक्ष्य सबसे अधिक मानव हित करना है। तो इस टॉपिक में हमने यह देखा कि अरस्तु जी कुल मिलाकर यही कहते हैं कि जो राज्य है वह एक सर्वोच्च समुदाय है और इस सर्वोच्च समुदाय का यह कर्तव्य है, यह ध्येय है, यह लक्ष्य है कि वह सबसे अधिक मानव हित करे।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तथा यदि आप राजनीति विज्ञान से अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो एमए में पॉलिटिकल साइंस लिए हों या फिर बीए में आपका ये सब्जेक्ट हो, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही और भी नई नई वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहेंगी। और यदि आपको किसी विषय में कोई समस्या है किसी टॉपिक से जुड़ी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।